दोस्तों, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है जैसा रिस्पांस मेरे को मिल रहा है। और मेरे को एक मन से एक आती है बात कि भाई आप लोग इस तरीके से उत्साह के साथ मेरे साथ उत्साहवर्धन करते रहेंगे तो मैं आपको अच्छे अच्छे आइडियाज आगे दूंगा जिसपे आप व्यापार कर सकते हो। कोई भी व्यापार करने से पहले मैं सबसे जरूरी चीज है मार्केट। अगर कोई भी प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, अगर उसकी मार्केटेबिलिटी है तो समझ लीजिए कि आपका 80% आपने खेल जीत लिया। मार्केटेबिलिटी इज द मेन थिंग विच वी कैन सी। और मार्केट की स्टडी कैसे करनी है आज मैं यही आपको बताऊंगा कि कैसे मार्केट को स्टडी करना है। हमारे मार्केट को स्टडी करने के सोर्स डायरेक्ट हो सकते हैं, जिसमें हम मार्केट सर्वे कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चनर भेजते हैं और जिसमें हम अपने आप ही सोशल मीडिया पर क्वेश्चनर डालते हैं और उनके सवाल जवाब से हम अपने आप एक धारणा बनाते हैं कि भाई क्या उस प्रोडक्ट की मार्केट है या नहीं। इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे पब्लिश मटेरियल है और अखबारें हैं, मैगजीन्स हैं, उस क्षेत्र की मैगजीन्स हैं, उस प्रोडक्ट की मैगजीन्स हैं, वो हमें बताती हैं। लेकिन क्या हम इन चीजों पर रिलाय कर सकते हैं? 80% रिलाय कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि बेसिकली क्या है कि हमें खुद स्टडी करनी पड़ेगी मार्केट, जो हमारे डायरेक्ट सोर्सेज है। अब क्या है कि मार्केट सिनेरियो, हमारा मार्केट सिनेरियो क्या है? जब हमने स्टडी किया कि डिमांड एंड सप्लाई गैप कितना है, हमारे उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, उसके अंदर गैप कितना है, डिमांड एंड सप्लाई गैप को मेन देखते हुए हम कितनी उस गैप को टैप कर सकेंगे, हमारे हिस्से में वो कितनी आएगी गैप, तो ये चीज देखनी है। अगर मार्केट में पहले ही गलत है तो हम ऐसे प्रोडक्ट के लिए नहीं जाएंगे। मैं आपको एक सही एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि एक नॉन वेज स्टॉल मैं खोल लूं कहीं पर, तो उसकी लोकेशन बहुत प्राइम इंपॉर्टेंट होगी। उस क्षेत्र की फीडबैक लेनी पड़ेगी कि वहां के लोगों का खाने का कैसा वो कंजम्पशन पैटर्न है और वो क्या क्या खाते हैं। क्योंकि नॉन वेज है तो परसेंटेज ऑफ नॉन वेजिटेरियन कितनी है, तो इसलिए कई बार हम उनको कहते हैं नहीं जी आप वेज शुरू करो, वेज तो सारे खाते हैं। और उस क्षेत्र में ऑलरेडी कितने वेंडर हैं ये भी देखना पड़ेगा, और ऑलरेडी क्या वो लोग कमा रहे हैं और उनकी क्या कमाई है, हमें ये भी देखना पड़ेगा। क्या हमारी कॉम्पिटिटिव एज उनके ऊपर आ सकेगी। तो इस तरीके से हमें हर चीज देखनी पड़ती है जब हम किसी भी चीज की मार्केट स्टडी करते हैं। तो सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से शरीर में खून है उसी तरीके से मार्केट है। अगर मार्केट सही होगी किसी प्रोडक्ट की तो समझ लीजिए कि आपको कामयाबी मिलना बिल्कुल शर्तीय है। अब मार्केट के बाद हमारी क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट। इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट क्या है कि क्या जो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हमें प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि मेन तो प्रॉफिट ही है। हर चीज हम कर रहे हैं, कोई भी कंसिडरेशन हमारी है प्रॉफिट के लिए। अगर हम प्रॉफिट के लिए काम करेंगे तो आप समझिए कि भाई तभी हम कामयाब हो सकते हैं। और इस कामयाबी के लिए हमें इकोनॉमिक वायबिलिटी स्टडी करनी पड़ेगी। उसमें क्या चीज है कि हम एक अजम्पशन परचेज प्राइस मार्केट से स्टडी करेंगे, सेल प्राइस स्टडी करेंगे, बाकी चीजें भी देखेंगे, लेबर किस भाव पे मिलती है हमारे उस प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद क्या है, हम एक प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस और प्रोजेक्टेड ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करेंगे। उसके बाद प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट ड्रॉ करेंगे, जो मैं आपको अपने अगले एपिसोड्स में बताऊंगा, और फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये चीजें तैयार करेंगे जिससे हमें पता चल सके कि हमारे उस प्रोडक्ट का इकोनॉमिक वायबल है या नहीं। जब हमने अपनी इकोनॉमिक वायबिलिटी स्टडी कर ली तो उसके बाद हमें यह पता लग जाता है कि उसकी जीपी रेशो क्या है। जीपी रेशो क्या होती है कि सेल्स और जो परचेज है उसमें से परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बाय कीपिंग ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस वहां से डिडक्ट करने के बाद, तो उसको हम जीपी कहते हैं। उसके बाद एनपी रेशो, सारे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो आता है वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की रेशो ठीक है क्या? इंडस्ट्री की रेशो भी वही चल रही है जो हमने देखी है? अगर हमारे वो एबनॉर्मल आ रही है तो हमारी कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, हमें फिर से स्टडी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मेरे पास एक मेरे दोस्त आए, वो कहने लगे कि भाई हमने मस्टर्ड ऑयल का एक प्रोजेक्ट लगाना है हरिद्वार में। तो मैंने उनसे बोला कि आप किस चीज का मस्टर्ड ऑयल का प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो? तो मेरे को उन्होंने मार्केट सर्वे के लिए अपॉइंट किया। हमने मार्केट सर्वे कंडक्ट किया, वहां पर काफी डिमांड थी, डिमांड सप्लाई गैप भी था। लेकिन हमें जब पता लगा कि भाई वहां पर ऑलरेडी क्या है कि गलत हुआ पड़ा है किस चीज का, ये नहीं कि स्टॉक नहीं है, मतलब एक प्राइस वार है, प्राइस वार। और हमें जब देखा कि अगर हम वहां पर ये मस्टर्ड ऑयल की फैक्ट्री लगाते हैं तो रॉ मटेरियल जो है हमारे को वहां पर नहीं है, और रॉ मटेरियल हमारे को अलग अलग प्रदेशों से लाना पड़ेगा।
जो कि हमें महंगा पड़ेगा और हमारे को कम्पिटिटिव एज नहीं मिलेगी। इस वजह से हमने जो है उनको ये कहा कि आप ये मत लगाइए। तो उन्होंने कहा हम कौन सा प्रोजेक्ट लगाएं। तो हमने उनको बताया कि आप वहां पर एक भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की फैक्ट्री है, उनकी फैब्रिकेशन यूनिट लगाई, वो आज तक बहुत कामयाब है और मुझे दुआएं देते हैं। तो उसी तरीके से जब हम मार्केट को स्टडी करते हैं और इकोनॉमिक वायबिलिटी को स्टडी करते हैं, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं उसी प्रोजेक्ट के लिए यूपीएससी के पास गया। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो हमें सही बात बताते हैं। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी हमारे पास 2 सिक यूनिट पड़े हैं, आप उन्हीं को चलाओ। अब वो सिक क्यों हुए? क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है। मेन चीज, हर चीज देखनी पड़ती है, उसका रॉ मटेरियल नहीं है, और रॉ मटेरियल अगर हम लेके आते हैं तो वो एक्सपेंसिव पड़ता है, इस वास्ते वो इकोनॉमिक वायबल नहीं रहा। तो इकोनॉमिक वायबिलिटी स्टडी बहुत जरूरी है। किसी भी काम के लिए इकोनॉमिक वायबिलिटी स्टडी करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप बेल आइकन पर जाकर इसके ऊपर जो है सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। धन्यवाद।